आफ्टर 2015 हमारी बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें, ये अचानक से स्मॉग नाम का एक शब्द हमारी ज़िंदगी में आ गया। और उसके बाद से नवंबर आने से पहले 2 महीने पहले ही ना मेरे जैसे आदमी को टेंशन और डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है। दिल बैठता है कि यार ये 30 40 50 दिन जो भी आने वाले हैं, यार ये जिंदा कैसे रहेंगे। बच्चों के लिए बहुत डर लगता है। डर मतलब एक्चुअली में डर लगता है, लाजमी है वो। मेरा एक दोस्त है जो किसी यूरोपियन कंट्री में 6 साल रह के आया, इंडिया वापस आया। उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उसने मुझे बताया कि जिस कंट्री में वो था वहाँ पे व्हेन 70 AQI से लेवल जाता था, इट बिकम्स अ नेशनल इमरजेंसी। 2015 से 2024 को अगर हम कंपेयर करें, पराली पहले भी जल रही थी, पराली आज भी जल रही है। एक चेंज तो ये आया है कि क्रॉप का जो सीजन है वो राउंड द ईयर हो गया है। पहले फसल एक टाइम बीइंग के लिए धान की फसल उगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास उसकी कटाई हुई और खेत को नए तरीके से तैयार किया गया। उस टाइम जो पराली जलती थी वो फॉर टाइम बीइंग दिल्ली NCR और आसपास के शहरों में पोल्यूशन करती थी। फिर हमने स्मॉग शब्द का नाम सुना, जब स्मोक आ जाता था और इधर से फॉग आ जाता था और फिर एक कॉकटेल बन जाता था, उसे हम स्मॉग कहते थे। दूसरी बात, दिल्ली में अगर आप नंबर ऑफ व्हीकल्स देखेंगे तो जो वाहनों की संख्या है, इस वक्त का डेटा ये कहता है कि एक दिन में दिल्ली में 1800 नई गाड़ियां जुड़ जाती हैं। ट्रकों की एंट्री अभी बैन है। ग्रैब 4 चल रहा है दिल्ली में तो ट्रकों की एंट्री बैन है। अब वो ट्रक खड़ा है बॉर्डर पे, कालिंदी कुंज आप जाएंगे आपको दिख जाएगा, गाजीपुर जाएंगे आपको लाइन दिखेगी। वो क्या कर रही है लाइंस? वो कंजेशन बना रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक लंबे समय तक जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनके लिए 2 लेन ब्लॉक हैं, क्योंकि वहां ट्रक खड़े हैं। उनकी गलती नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि हम कब अंदर जा सकते हैं। तो जो गाड़ियां आ रही हैं वो बहुत देर तक एक जगह खड़े होने की वजह से स्मोक एमिट कर रही हैं। तो हम जो मेजर्स लेते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। हम करने कुछ और चलते हैं, और वो कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस, हो जाता है कुछ और। जो हमने किया है इंडिविजुअल लेवल पे, जो सरकार ने किया है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अभी बहुत बात हो रही है कि पाकिस्तान के लाहौर में AQI 2000 पार है। अब आप सोचिए, डेमोग्राफी को देखिए कि लाहौर से अमृतसर 25 किलोमीटर ही तो दूर है। गंगाराम हॉस्पिटल ने कानपुर को लेकर एक स्टडी की थी। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लंग्स पोल्यूशन की वजह से खराब हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले बहुत सारे पॉकेट्स के लोग सिरे से बीमार हैं। अनफॉर्चुनेटली किसान के पास आज भी सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका यही है कि वो उस पराली को जला दे। उससे उसका भी दम घुट रहा है, हमारा भी घुट रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल मॉडल नहीं है कि जो उस पराली को सिरे से हटा दे और इतनी सारी मशीन्स हो और इतनी सस्ती हो कि फिर किसान उसे जला। तो पराली, कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइजेशन आप कितना रोल प्ले कर रहा है? पराली कितना रोल प्ले कर रहा है? ओके, अगर आप इस वक्त जो दिल्ली NCR में स्मॉग है उसमें परसेंटेज देखेंगे तो 47% स्मॉग के लिए गाड़ियां जिम्मेदार हैं। ओके, AQI 300 है, इसका मतलब हवा में PM10 के जो कण हैं, 10 इज बड़ा कण, वो 300 के ऊपर है। अब हेल्थ केयर में उसका मतलब क्या है, जो आपने पूछा, उसका मतलब ये है कि आप 1 घंटा बाहर रहे, आपने 11 सिगरेट पी ली, अगर AQI 350 400 है। 11 सिगरेट? 11 सिगरेट। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट के एक और धुएंधार एपिसोड में। अब धुएंधार क्यों? क्योंकि ये महीना चल रहा है नवंबर और मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का। और दिल्ली में नवंबर में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है वो होती है हमारे चारों तरफ फैला हुआ धुआं धुआं धुआं, यानी कि स्मोक। इस स्मोक के क्या रीज़न है क्या नहीं, ये तो मुझे इतना टेक्निकल चीज़ें पता नहीं। पर मेरे साथ इस टॉपिक पे, इस इशू पे एक्चुअली बात करने के लिए एक बहुत ही खास हस्ती हैं जिनका नाम है पूजा मक्कड़, जो कि XZ चीफ ब्यूरो रह चुकी हैं, आज तक में काम कर चुकी हैं और हेल्थ और हैजर्ड से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पे ये बहुत और लेवल तक काम कर चुकी हैं। तो आइए ये एपिसोड यहाँ से शुरू करते हैं। वेलकम पूजा। थैंक यू कबीर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं दिल्ली से, और आप भी स्पेशली दिल्ली NCR रीजन से जुड़े ही हैं, बचपन हमारा यहीं निकला है। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, 2000
2015 से पहले थोड़ा सा टाइम की बात करते हैं, जब नवंबर का महीना आने वाला होता था, मोस्टली दिवाली भी आ रही होती थी, तो मुझे याद है हम इस महीने को एंजॉय करने के लिए कितने टाइम से वेट करते थे। यार सर्दियां आने वाली हैं, लोग एंजॉय करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि चलो किसी पार्क में जाके वॉक करना शुरू करेंगे, लोग अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं। पर आफ्टर 2015 हमारी बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें, ये अचानक से स्मॉग नाम का एक शब्द हमारी ज़िंदगी में आ गया। और उसके बाद से नवंबर आने से पहले 2 महीने पहले ही ना मेरे जैसे आदमी को टेंशन और डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है। दिल बैठता है कि यार ये 30 40 50 दिन जो भी आने वाले हैं, यार ये जिंदा कैसे रहेंगे हम, क्योंकि कंटिन्यूस हेडेक रहता है इस टाइम पे। मेरे अभी भी हल्का हल्का है, गले में मेरे थोड़ा थोड़ा पेन रहना शुरू हो जाता है इस टाइम पे। बच्चों के लिए बहुत डर लगता है। डर मतलब एक्चुअली में डर लगता लाजमी है वो। मेरा एक दोस्त है जो किसी यूरोपियन कंट्री में 6 साल रह के आया, इंडिया वापस आया। उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उसने मुझे बताया कि जिस कंट्री में वो था वहाँ पे व्हेन 70 AQI से लेवल जाता था, इट बिकम्स अ नेशनल इमरजेंसी। राइट। लोग वहाँ काम बंद हो जाते थे, कंट्री उस स्टेट को या उस जगह को बंद कर देती थी, कंप्लीट लॉकडाउन। यहाँ अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा कहीं पे कुछ 1500 तक क्या मतलब गैस चैम्बर बना हुआ था। अब तो हमें सरप्राइज भी नहीं करते ये नंबर्स। हम सरप्राइज भी नहीं होते। 500 तो हमारे लिए एक नॉर्मल लाइफ का वो हो गया है। लोग बाहर घूमते रहते हैं, कितनी सिगरेट क्या क्या पी रहे हैं। तो पूजा, मेरा आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये हुआ क्या? ये पराली जलना या पॉल्यूशन होना ये तो कई सालों से चल ही रहा है। 2015 से पहले क्या था? 2015 से 2024 को अगर हम कंपेयर करें, पराली पहले भी जल रही थी, पराली आज भी जल रही है। एक चेंज तो ये आया है कि क्रॉप का जो सीजन है वो राउंड द ईयर हो गया है। पहले फसल एक टाइम बीइंग के लिए धान की फसल उगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास उसकी कटाई हुई और खेत को नए तरीके से तैयार किया गया। उस टाइम जो पराली जलती थी वो फॉर टाइम बीइंग दिल्ली NCR और आसपास के शहरों में पोल्यूशन करती थी। फिर हमने स्मॉग शब्द का नाम सुना, जब स्मोक आ जाता था और इधर से फॉग आ जाता था और फिर एक कॉकटेल बन जाता था, उसे हम स्मॉग कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि 2015 से अब तक ऐसा क्या हुआ कि ये बढ़ता चला गया। एक तो फसल अब राउंड द ईयर है, दूसरी बात दिल्ली में अगर आप नंबर ऑफ व्हीकल्स देखेंगे तो जो वाहनों की संख्या है, इस वक्त का डेटा ये कहता है कि एक दिन में दिल्ली में 1800 नई गाड़ियां जुड़ जाती हैं। अब आप सोचिए कि दिल्ली ने एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी तो लेकर आई दिल्ली की, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल को हम दिल्ली से ऑफ रोड कर देंगे अगर वो गाड़ी इतनी पुरानी है। पहली बात, ये सच में होता नहीं। दूसरी बात, वो जो गाड़ी है वो स्क्रैप नहीं होती है, वो यहाँ से जाके हापुड़ में, बागपत में कहीं तो चल रही होती है। हरियाणा में चल रही है। हाँ, कहीं हरियाणा में चल रही है, यूपी में चल रही है, बॉर्डरिंग छोटे छोटे शहरों में वही गाड़ी चल रही है, वहीं से धुआं यहाँ वापस आ रहा है। तो दिल्ली में अभी भी जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो 1.5 करोड़ हैं। और एक डेटा ये कहता है उस 1.5 करोड़ में से लगभग 50 लाख ऐसी हैं जो 10 साल और 15 साल पुराने वाले ब्रैकेट को पार कर चुकी है। तो वो जो रोज धुआं छोड़ रही हैं वो कहाँ जा रहा है उसका कोई काउंट नहीं है। तीसरी बात, अब क्या होने लगा, जैसे जैसे मेजर्स बढ़ाए गए तो सबसे पहले क्या किया गया, ट्रकों की एंट्री अभी बैन है। ग्रैब 4 चल रहा है दिल्ली में तो ट्रकों की एंट्री बैन है। अब वो ट्रक खड़ा है बॉर्डर पे, कालिंदी कुंज आप जाएंगे आपको दिख जाएगा, गाजीपुर जाएंगे आपको लाइन दिखेगी। वो क्या कर रही है लाइन्स, वो कंजेशन बना रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक लंबे समय तक जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनके लिए 2 लेन ब्लॉक हैं क्योंकि वहां ट्रक खड़े हैं। उनकी गलती नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि हम कब अंदर जा सकते हैं। तो जो गाड़ियां आ रही हैं वो बहुत देर तक एक जगह खड़े होने की वजह से स्मोक एमिट कर रही हैं। तो हम जो मेजर्स लेते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हम करने कुछ और चलते हैं और वो कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस, हो जाता है कुछ और। सही बात। तो 2015 से 2024 में नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ी, फसलों का ट्रेंड बदला। इस साल तो मैं ये कहूंगी दिल्ली वाले ब्लेस्ड हैं। अभी 400 के ऊपर AQI है, उसके बाद हम अपने आप को ब्लेस्ड इसलिए मान रहे हैं, नंबर ऑफ डेज जिसमें स्मोक चेम्बर बन जाती है दिल्ली वो इस साल कम है क्योंकि हवा तेज चल रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं हम भगवान से जो हवा चल रही है उसके भरोसे बैठे हैं, जब तक वो अच्छी चलती रही तो स्मोक हटती रहेगी, वरना जो हमने किया है इंडिविजुअल लेवल पे, जो सरकार ने किया है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। बोलो, हम हवा की वजह से अभी थोड़े लकी हैं। हम लकी हैं। इनफैक्ट एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, अभी बहुत बात हो रही है कि पाकिस्तान के लाहौर में AQI 2000 पार है।
अब आप सोचिए, डेमोग्राफी को देखिए कि लाहौर से अमृतसर 25 किलोमीटर ही तो दूर है। तो अगर लाहौर में 2000 है तो अमृतसर में भी 1500 तो होगा। लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बड़े खुश हो रहे हैं, अरे इस बार पाकिस्तान की हवा खराब है। भाई तुम वहां का AQI चेक करो, वो भी ऐसा ही होगा। दिल्ली NCR बदनाम जरूर है क्योंकि इनका AQI बहुत ज्यादा नजर में आता है, मीडिया यहाँ पर स्टेशन है, हम यहीं का AQI लगातार देखते हैं। आप कानपुर का AQI देखेंगे, इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से कई बार दिल्ली से खराब होता है। और विंटर सीजन में और भी ज्यादा खराब होता है। विंटर सीजन में और भी ज्यादा खराब होता है। इनफैक्ट गंगाराम हॉस्पिटल ने कानपुर को लेके एक स्टडी की थी, वहां पे बहुत सारे लोगों के लंग्स पोल्यूशन की वजह से खराब हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले बहुत सारे पॉकेट्स के लोग सिरे से बीमार हैं। तो ठीक है, दिल्ली NCR में तो जो धुआं है सो है, बट वो प्रॉब्लम अब बी टाउन्स में भी पहुंच चुकी है, छोटे शहरों में भी पहुंच चुकी है। तो अभी जैसे आपने बताया कि पराली जो जलती थी वो पहले एक बार जलती थी, अब 1-2 बार 3 बार जलने लग गई। तो मतलब 2 बार 3 बार जलने से ऑब्वियसली किसानों को तो फायदा हो रहा होगा कि वो पहले एक फसल करते थे, अब 2 या 3 फसल कर रहे हैं। तो उनको ये आइडिया कहाँ से आया कि अब हम 3 बार करते हैं? देखिए, पराली जलने का इस टाइम जो ज्यादा पता चलता है ना, उसका वजह तो मौसम है, क्योंकि अब ठंड हो गई। ठंड में तो हवा ट्रैप होती है, गर्मियों में वो डिसेमिनेट हो जाती है, तो पता नहीं चलता। पराली के साथ पर से प्रॉब्लम ये है कि धान की फसल जब कटती है तो उसका जो रेजिड्यू है उसे हम पराली कहते हैं। हाँ जी। अब वो पराली को जब आप काटने चलेंगे तो आप ऐसे मानिए कि जमीन से जुड़ा हुआ ऐसे एक बांस है, आपने उसको काटा, अगर आप उसे मशीन की मदद से काटते हैं तो वो इतना हिस्सा छोड़ देगा जमीन से, जमीन में घुसा रह जाएगा और वो बहुत मोटा होता है, उसको आप हाथ से नहीं काट सकते। अब उसके लिए कुछ एडवांस मशीन है, बेलर मशीन्स और 1-2 मशीन्स हैं जो सरकार भी प्रोवाइड कराती है सब्सिडाइज रेट्स पर। उनकी संख्या बहुत कम है, वो बहुत महंगी है। तो किसान के पास सबसे आसान तरीका है कि वहां आग लगा दो, तो वो जड़ से पराली का जो वो मोटा तगड़ा बांस है वो खत्म हो जाता है। तो आप जब जाएंगे पंजाब हरियाणा की बेल्ट में, इस वक्त आपको काले खेत दिखेंगे क्योंकि वो जलने के बाद सारा काला हो गया है। अनफॉर्चुनेटली किसान के पास आज भी सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका यही है कि वो उस पराली को जला दे। उससे उसका भी दम घुट रहा है, हमारा भी घुट रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल मॉडल नहीं है कि जो उस पराली को सिरे से हटा दे और इतनी सारी मशीन्स हो और इतनी सस्ती हो कि फिर किसान उसे जलाए नहीं। पर जहाँ पे जलती है ये, उन लोगों का भी तो वहां पे भी तो AQI बहुत हाई होता होगा, बहुत हाई। पर वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पंजाब में सबसे ज्यादा खेत हैं, अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें। अब पंजाब में क्या होता है, खेत का जो एरिया होता है खुला एरिया होता है। हाँ जी। दिल्ली NCR स्पेशली नोएडा गुड़गांव जो सबर्ब्स हैं, वहां पर प्रॉब्लम क्या है, बहुत वर्टिकल ग्रोथ है। फ्लैट के सामने फ्लैट है, 20-20 25-25 मंजिल, उससे भी बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। तो वो हवा को ट्रैप कर रहे हैं। एक फ्लैट है, ये दूसरा फ्लैट है, इसके बीच में ये हवा है, अब वो वहां ट्रैप हो गई। अब वो उड़ेगी तो जाएगी कहाँ? पंजाब के खेत में तो जो किसान उड़ा रहा है वो तो उड़ा दे रहा है हवा, क्योंकि वहां तो आसमान खुला है। इसीलिए थोड़े टाइम आप जब अभी भी अगर दिल्ली से बाहर निकलेंगे ना, आप पंजाब की तरफ चल जाइए, थोड़ा सा ही आगे जाने पे 100 किलोमीटर पार करते ही आपको स्काई थोड़ा ब्लू दिखेगा, लेकिन यहाँ ग्रे दिखेगा, जबकि पराली वहां जल रही है। करेक्ट। यहाँ पर एक तो नंबर ऑफ गाड़ियां, दूसरा इतना कॉन्क्रीटाइजेशन, तीसरा वर्टिकल ग्रोथ, और पराली से जो हवा आ रही है पंजाब की तरफ से वो यहाँ ट्रैप हो रही है, जबकि वहां वो खुल के डिसेमिनेट हो रही है। अभी भी उस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे मिला नहीं कि पराली हम तो इतने सालों से जला रहे हैं, वो जलती थी, धुआं आता था, उड़ के चला जाता था। अब हम शायद गलत टाइम पे जलाने लग गए तो धुआं सर्दियों की वजह से ब्लॉक हो जा रहा है। उसका रीजन है धान की फसल के समय जो जलाई जाती है ना, वहां पे आग लगाना मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन को खत्म करने के लिए उसका जो रेजिड्यू है। ठीक है। और दूसरा विंड पैटर्न उस टाइम पे अलग होता है। और विंटर्स वो आपको इसी सीजन में मिलेंगे। आपको अप्रैल में इतनी ठंड नहीं मिलेगी। गर्मी में जो है हवा अलग तरीके से रिएक्ट करती है, सर्दियों में कंडेंस्ड होके वो नीचे ही रुक जाती है। ये सारी चीजें सर्दी को ज्यादा मुश्किल बनाती है। आपने जब रिसर्च करा इस चीज के ऊपर, आप वहां गए, तो ये आइडिया किसानों को दिया किसने जलाने का? कि भाई नहीं, जलाने का तो उनके पास ऑप्शन तो पहले भी नहीं था, मशीनें तो जलाने के बाद डेवलप हुई। उनको ये आइडिया किसने दिया कि इस टाइम पे ये धान का फसल बनाओ और इसको दोबारा जलाओ या जो भी करो? वो तो सीजन है, धान इसी टाइम ही कटेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो अभी कटेगा। अब नई फसल के लिए रबी और खरीफ का सीजन होता है, तो वो सीजन के हिसाब से यही टाइम है, सितंबर अक्टूबर, जब ये जलनी शुरू हो, और अक्टूबर नवंबर में यहाँ इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये पहले से ही होता हुआ आ रहा था? पहले से होता आ रहा था, पर पहले अगर आप देखेंगे ना, 2015 की भी अगर हम बात करें, मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा में इतनी वर्टिकल ग्रोथ नहीं थी। जैसे जैसे हाई राइज कल्चर आया है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा दिख रही है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कंस्ट्रक्शन।
जिसे हम बहुत इग्नोर करते हैं। हम दिवाली के पटाखों को तो ब्लेम करते हैं, वो एक दिन के लिए होते हैं। आज भी क्रैप 4 लागू होने के बाद भी कई जगहों पर आपको इक्का दुक्का जगहों पे कंस्ट्रक्शन होती दिख जाएगी, जबकि इतनी इस वक्त कड़ाई है कि हर जगह पे आपको वो ग्रीन कारपेट लगाना है, हर जगह पर आपको वो स्प्रिंकलर्स रखने हैं अगर कंस्ट्रक्शन की साइट पर हैं। उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बावजूद धूल और धुआं उड़ रहा है। वो जो उड़ रहा है प्लस वर्टिकल ग्रोथ के साथ उड़ रहा है, प्लस सर्दी में उड़ रहा है, प्लस ऑलरेडी हवा खराब है, कंस्ट्रक्शन ने और ज्यादा हाल खराब किया हुआ है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो पराली, कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइजेशन आप कितना रोल प्ले कर रहा है, पराली कितना रोल प्ले कर रहा है? ओके, अगर आप इस वक्त जो दिल्ली एनसीआर में स्मॉग है उसमें परसेंटेज देखेंगे तो 47% स्मॉग के लिए गाड़ियां जिम्मेदार है। ओके, अब आप 47%? 47% जितना पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन में 47% कंट्रीब्यूशन अकेले गाड़ियों का है। ओके, अब सॉल्यूशन कहाँ होना चाहिए था? सॉल्यूशन होना चाहिए था पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर। यू विल बी सरप्राइज्ड, हम लाजपत नगर में बैठे हैं। लाजपत नगर में एक लोकल रिंग रेल नेटवर्क का रेलवे स्टेशन है। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। अब आप सोचिए, दिल्ली में 32 रेलवे स्टेशन है लोकल रेल नेटवर्क के। 32 रेलवे स्टेशन जो पूरे दिल्ली को, जैसे दिल्ली में रिंग रोड है ऐसे ही एक रिंग रेल नेटवर्क है। अगर वो रिंग रेल नेटवर्क एक्टिव हो तो आपका और मेरा ना सिर्फ टाइम बचेगा एक जगह से दूसरी जगह आने में, ये जो पोल्यूशन है इसकी समस्या आधी हल हो जाएगी। नहीं तो ये अभी बना हुआ है पर एक्टिव नहीं है। एक ट्रेन आती है सुबह और वही ट्रेन वापस आती और है। वो ट्रेन हम पकड़ते कहाँ से हैं? आप किसी भी स्टेशन से पकड़, अच्छा, किसी भी स्टेशन पे? 32 स्टेशन हैं, अलग अलग रूट्स के लिए जा रही हैं। ओके, वो जैसे दिल्ली से पलवल जा रही है, निजामुद्दीन से कहीं और जा रही है, वो हरियाणा को कनेक्ट कर रही है, वो यूपी के छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट कर रही है। अब यही वो लोग हैं मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, जो आसपास कम्यूट कर रहे हैं काम के लिए, लेकिन वो रिंग रेल नेटवर्क ऑलमोस्ट डिफंक्ट है। हमारे पास 32 रेलवे स्टेशन हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चल रहे हैं कहने के लिए, ट्रेन नहीं है। ट्रेन्स नहीं। अब आपको पता भी नहीं कि लाजपत नगर में रेलवे स्टेशन, मैंने तो नाम ही पहली बार बहुत बड़ा और बेहतरीन रेलवे स्टेशन है। एक ट्रेन आती है, अब वो क्या काम करेगी? तो आप और मैं क्या करेंगे? हम गाड़ियां लेके निकलेंगे। अच्छा, और ये इस नेटवर्क को ना ऑपरेट कर पाने का जिम्मेदार दिल्ली गवर्नमेंट है या सेंटर है? देखिए, एक शेर है, कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ, रंज हाकिम को भी है लेकिन जरा आराम के साथ। सही। तो मलाल तो सबको है। रिंग रेल नेटवर्क वैसे भारतीय रेलवे का हिस्सा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। लेकिन दिल्ली का भी जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस की जो संख्या है वो दिल्ली एनसीआर में अब जितना पॉपुलेशन लोड है उसके मुकाबले बहुत कम है। मेट्रो ने बहुत संभाला है काफी हद तक चीजों को, लेकिन मेट्रो के साथ कनेक्टिविटी का इशू है। इतना कनेक्टिविटी इशू होने के बावजूद मेट्रो हर वक्त ओवरलोडेड चलती है। मॉर्निंग और इवनिंग में तो पीक टाइम में बहुत बुरा हाल होता है। तो जो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, अगर उसे स्ट्रेंथन कर दिया जाए, दिल्ली से गाड़ियां कम कर दी जाएं। एक चीज़ है फैक्ट्रीज कम करने की बात। आपने 2015 की बात कही, मैं थोड़ा सा और पीछे जाती हूँ। 2013 में चाइना में, बीजिंग में इससे बुरा हाल था जो दिल्ली में आज की तारीख में है। हमने पहली बार 1000 AQI पार बीजिंग से रिपोर्ट किया था। अच्छा। और 2013 में चाइना की सरकार एक नेशनल क्लीन एयर प्लान लेकर आई। उनका प्लान था 5 साल में हम एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधार देंगे। उन्होंने सुधार दिया। 2019 में हम भी एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर आए, अपनी सरकार का प्लान है। उसमें भी ये था कि 2025 तक हम 50% पोल्यूशन में कमी कर देंगे। अब आप तस्वीर आपके सामने है, आज का AQI 421 है। आप तो रोज चेक करते ही होगे। करना पड़ता है। अच्छा, टेक्निकली पूछ रहा हूँ, जैसे मेरा फोन है, आई हैव अ फोन, आईफोन है, उसके अंदर जो AQI दिखा रहा होता है वो कितना करेक्ट होता है? हाँ, ये बड़ी मजेदार बात है। AQI चेक करने के कम से कम 10 तरीके हैं। अच्छा। हम जो गूगल पे देखते हैं वो इंटरनेशनली जो डेटा कैप्चर हो रहा है उसकी तरफ से आता है। दिल्ली में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC एक AQI जारी करती है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एक AQI जारी करती है। इन दोनों के वेदर स्टेशन तो सेम है। एक है सेंटर की एजेंसी IITM पुणे, वो सेंट्रली भी पोल्यूशन का डेटा जारी करती है। अब आप अगर इन तीनों को ही बैठ के लोकली मॉनिटर करेंगे, जब मैं जर्नलिस्ट के तौर पर फुल टाइम काम कर रही थी तो हम लोग रोज रिपोर्ट करते थे, तो हम देखते थे एम्बेसी के एरिया में US का भी एक सिस्टम लगा हुआ है जो AQI CN के नाम से आपको डेटा दिखाएगा। आप उसको चेक करेंगे, वो कुछ अलग लेवल दिखाएगा। तो जो IITM पुणे है वो 700 के ऊपर AQI बताता ही नहीं।
जो AQI-CN है, जो यूएस का डेटा है, वो 1000 के ऊपर ही बताता है हमेशा। तो ये बड़ा, ये कहना ना कि पाकिस्तान में जिस समय 2000 है, उस समय अमृतसर में हो सकता है 500 हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जहाँ से AQI मॉनिटर कर रहे हैं वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वो एक ही एजेंसी हो जिससे हम कर रहे हैं, या सिंगल मशीन हो। हाँ, मतलब या तो आप IITM पुणे जो डेटा जारी कर रहा है उसी से फिर आप लाहौर का देखिए और उसी से अमृतसर का देखिए। तो एज ए लेमैन, एज ए फादर, एज ए पेरेंट, मेरे को अपनी तो चिंता है ही, बच्चों की भी है, तो मैं क्या कौन सा डेटा देखूं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली NCR में आप कोई सा भी डेटा देखिए, आपको 400 के ऊपर ही मिलेगा। इसमें भी एक कहानी है, हम जो डेटा देखते हैं, हम देखते हैं PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोग्राम लेस देन 2.5 पर क्यूबिक मीटर, या फिर PM 10। हम PM 1 को तो मेजर ही नहीं करते, उसकी मॉनिटरिंग का अभी ग्लोबली भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। चाइना ने कुछ कुछ स्टडीज की बीच बीच में कि PM 1 भी तो होता होगा, अगर 2.5 का पार्टिकुलेट मैटर हवा में है तो उससे छोटा भी घूम रहा होगा, तो वो यहाँ भी घूम रहा है। लेकिन हम अभी PM 2.5 को AQI के इक्विवेलेंट मानते हैं। कुछ एजेंसीज PM 10 को AQI के इक्विवेलेंट मानती हैं। उसका लेवल एनी डे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कुछ हद तक जनवरी में भी 300 400 यही रहता है। तो आप कहीं से भी देखिए, हालात खराब ही है। बच्चों के लिए डरने वाली बात, सैडनिंग है ये तो बहुत ज्यादा से। और 5 साल तक के बच्चों के तो लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, उनके लिए तो और खराब। जो मतलब बच्चे अब इस मंथ में पैदा हों, मतलब हुए होंगे अगस्त में, वो तो हेल है उनके लिए तो। हाँ, तो इसलिए बहुत माँ बाप अपने बच्चों को डर के हमारे बाहर नहीं निकालता है कि अभी इस सीजन में बाहर नहीं निकालना है। इनफैक्ट एम्स में एक बार हम कोई स्टोरी करने के लिए गए थे, तो वहाँ की एक न्यूरोलॉजिस्ट ने हंसते हंसते हमसे कहा कि मैं अब किसी को ये मना ही नहीं करती कि तुम दिल्ली में रहते हो तो सिगरेट क्यों पीते हो, क्योंकि वो नहीं भी पी रहा है ना तो हवा से मिल रही है। हवा से। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम उनको ऐसा कह रहे हैं, बट सच ही है। सच है, ये सही बात है। मतलब मैंने पढ़ा था कि इस टाइम जो चल रहा है माहौल, उसमें मतलब एक आदमी जो सिगरेट नहीं भी पीता है, वो ना चाहते हुए भी 40-50 सिगरेट पी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी देर बाहर है, कितनी देर बाद है। तो मतलब क्या इसका क्या पैरामीटर? इसका पैरामीटर ये है कि अभी जैसे AQI 400 के ऊपर है और आप 1 घंटे के लिए बाहर रह गए तो आप 11 सिगरेट पी। अब आप इसी से फॉर्मूले को कैलकुलेट करते जाइए, वो भी, आप 1 डिब्बी पी, और वो भी मतलब प्योर कार्बन आप पी गए। प्योर सिगरेट में तो फिर भी वो नहीं, खराब आपने इनहेल कर लिया और आप सोच रहे हैं आप नॉन स्मोकर हैं, आपको स्मोकिंग के नुकसान नहीं होंगे। इसीलिए डेटा ये कह रहा है कि पोल्यूशन की वजह से 11 लाख मौतें हो जाती हैं हिंदुस्तान में, ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा असर है, चाइना में सबसे ज़्यादा असर है, इसलिए यहाँ का हमें नंबर ज़्यादा मानना चाहिए, बट ग्लोबली पोल्यूशन 11 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। अब आप सोचिए, जब लॉकडाउन लगा था तो इंडिया का जो रजिस्टर्ड डेटा है 2 साल का, 3.5 लाख मौत का है। तब भी लॉकडाउन लगा, कोविड आया, ग्लोबल इमरजेंसी हो गई, ट्रेन रुक गई, सब बंद कर दिया गया, मास्क लगाओ, बाहर मत निकलो। इस पोल्यूशन से हम रोज मर रहे हैं और सब चल रहा है बढ़िया से। पूजा, बात करते करते हम थोड़ा लगता है ज़्यादा आगे निकल गए। एक चीज़ मिस हो गई, 47% आपने पोल्यूशन की जिम्मेदारी बताई व्हीकल्स की, गाड़ियों की, दिल्ली NCR में। बाकी का परसेंटेज कहाँ से आता है? मोटे तौर पे जो आता है बाकी, उसमें सब मिक्स है। जैसे हम पराली को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं तो सबसे पहले उसको लेते हैं। पराली के लिए जो पंजाब का डेटा कहता है वो ये कहता है हमारी फार्म फायर 10% से कम के लिए जिम्मेदार है। ये डेटा वेरी करता है। ओवरऑल अगर हम फार्म फायर्स को देखें तो ये माना जाता है कि 13 से 20% का कंट्रीब्यूशन होता है पराली के जलने का। उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन की वजह से। और पार्टिकुलेट मैटर जब हम कहते हैं तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स का मिक्स है। डस्ट जो उड़ रही है उसकी वजह से, जो मेजरली कंस्ट्रक्शन की तरफ से आती है, और कुछ परसेंटेज होता है जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट निकल रहा है, या फिर और जगहों से जो स्मोक एमिट हो रही है अलग अलग रीजन से, वो जो निकल रही है वो है। तो 47% प्लस 20% अगर हम पराली जोड़ दें तो मोटे तौर पे 70% तो यही हो जाता है। उसके बाद 30% में कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली धूल है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, थोड़े बहुत और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो कुल मिला के बाकी चीज़ों को जोड़ते हैं। तो यानी कि ये एक आपने बड़ी अच्छी मिथ बस्ट कर दी हम किसानों को, और इनको जो दोष दिए बैठे हैं पराली पराली पराली, पूरा पराली जिम्मेदार नहीं है इस चीज़। देखिए, पर्सनली स्पीकिंग तो मैं ये भी मानूंगी पटाखे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। वो 1 या 2 दिन का फैक्टर है। हो सकता है बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, हम मान सकते हैं कि नहीं चलाने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हवा ख़राब है, लेकिन फिर मेरे अंदर का तो हिंदू जाग जाता है कि भाई हम एक दिन पटाखे चलाते हैं। अगर आप उसको 4 महीने के पॉल्यूशन में से निकाल दोगे, इस बार तो तब पॉल्यूशन था भी नहीं जब दिवाली थी, अब तो
दिवाली निकल गई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी चले गए। इसका मतलब पटाखे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं थे। दिल्ली गैस चेंबर बनी आज से 1 हफ्ता पहले, जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि हमसे पूछे बिना स्कूल नहीं खोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जिन फैक्टर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं वो अभी सिर्फ पराली है। पराली बड़ा आसान होता है ब्लेम गेम करने कि वो फलाना स्टेट से आ रही है, हमने कुछ नहीं किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब ये कहने लगे हैं कि सिर्फ पंजाब से थोड़ी आ रही है, हरियाणा से भी आ रही है। तो ब्लेम गेम करना आसान हो जाता है, जबकि सबको ये पता है, इनसाइड और डेटा ये शो करता है कि दिल्ली एनसीआर में व्हीकल्स, जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दूसरा कंट्रीब्यूटर फैक्ट्रीज हैं, जिनको लेकर बहुत पहले सरकारों ने कदम उठाए। बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर फेंका गया, लेकिन बहुत दूर नहीं गए ना, वो बॉर्डरिंग एरियाज में हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हम पराली को जिम्मेदार ना ठहराएं, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। मुझे एक चीज़ और बताओ पूजा, कि मान लेते हैं पराली जिम्मेदार नहीं है, पोल्यूशन अभी करंट सिनेरियो में पोल्यूशन दिख रहा है कि पोल्यूशन की जिम्मेदारी है। अभी सरकार ने दिल्ली में स्पेशली ऑन एंड ऑफ किया है, गाड़ियों का भी, ट्रक्स की एंट्री भी बैन करी है। तो आपको क्या लगता है मेजर स्टेप क्या होना चाहिए? कंप्लीटली लॉकडाउन कर देना चाहिए फॉर द टाइम बिंग? एक्चुअली जो स्टेप्स है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। स्टेप्स तो यही हैं, लेकिन उन स्टेप्स को थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने की जरूरत है। इंडिया में क्या दिक्कत आती है, पर से दिल्ली वर्सेस सेंटर की लड़ाई चलती रहती है। दिल्ली में अलग सरकार है, सेंटर में अलग सरकार है। तो जो कोशिशें मिलके होनी चाहिए, पंजाब में अलग सरकार है, Correct. तो जो कोशिशें मिलकर होनी चाहिए वो मिलकर नहीं होती, और ज्यादा टाइम राजनीति और ब्लेम गेम में खराब हो जाता है। दिल्ली में ये जरूर है कि BS4 व्हीकल्स अभी बंद की गई हैं, कि आप अगर BS4 व्हीकल है तो वो गाड़ी सड़क पे नहीं चलेगी। लेकिन BS6 जो चल रही है, उसका जो पोल्यूशन चेक है उस पर कितनी नजर रखी जा रही है हमें नहीं पता। दूसरी बात, जो गाड़ियां, जो ट्रक्स रोके गए हैं बॉर्डर पे, वो वहाँ कितना कंजेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से इंटर्न धुआं आ रहा है। दूसरी गाड़ियां जो ट्रैफिक जाम में फंस रही हैं, वो लंबे समय से धुआं फेंक रही हैं। तीसरी बात, जो नजर रहती है वो महानगरों में चलने वाली गाड़ियों पे तो रहती है, लेकिन आप कभी देखेंगे हाईवेज पे जाइए तो जो ट्रक होते हैं वो सबसे ज्यादा धुआं छोड़ रहे होते हैं। सही बात है। उनको हाथ लगाना पॉलिटिकली किसी को सूट नहीं करता है, हम ये कह सकते हैं कि उनको सूट नहीं करता है। वोट बैंक एक बहुत बड़ी चीज है इंडिया में, जो हर चीज को, जो कोशिशें हैं उनको थोड़ा सा उसका असर कम कर देती है। हम चाइना को अगर कंपेयर करें इंडिया से, चाइना में 2013 में इंडिया से खराब हालात थे। दिल्ली से कंपेयर करूं तो दिल्ली और बीजिंग की कंपैरिजन हम दिखाते थे, तो दिल्ली का स्काई 2013 में हम स्क्रीन पे ब्लू दिखाते थे टीवी में, जब हम स्टोरी करते थे पोल्यूशन की। आज की तारीख में बीजिंग में ब्लू स्काई के दिन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा घट गए हैं। वहां भी फैक्ट्रीज शहरों से बाहर की गई, यहाँ भी की गई, लेकिन यहाँ वो कोने पे खड़ी हैं दिल्ली के, वहां से फिर धुआं फेंक रही हैं। जो ट्रक आ रहे हैं और पोल्यूटिंग गाड़ियां आ रही हैं, उन पर उतना चेक नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये जो मेजर्स हैं, तरीके वही हैं। दिल्ली में स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं, आप कभी बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे वो डस्ट क्लियर करने वाली एक मशीन, नीचे एक वो मैकेनिकल सा झाड़ू चलता है, तो उड़ा रही है डस्ट। एक तो वो डस्ट उड़ा रही है, वो जो डस्ट कितनी वो एब्जॉर्ब कर रही है वो एक क्वेश्चन है। मैंने नोएडा में देखा, वो जो डस्ट को एब्जॉर्ब करने वाली सो कॉल्ड गाड़ी आती है, वो जब चल रही होती है तो वो ऊपर से धुआं निकल, क्योंकि वो खुद पोल्यूटिंग व्हीकल है। अच्छा। तो वो नीचे से मिट्टी समेट रही है, ऊपर से पोल्यूशन कर रही है। तो फिर वही है, 9 दिन चले 2.5 कोस चल करने, नियत ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस में गड़बड़ है। मुझे तो उस मशीन पे डाउट होता है। वो जो मशीन है ना जिसके नीचे वो झाड़ू लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मशीन ना जब रोड को गीला करते हैं, उसके बाद उस गीले रोड को साफ करने की मशीन है, और वो मशीन उल्टी धुआं उड़ा रही है। वो मतलब आप ये कह रहे हैं वो पोछा है, झाड़ू का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है, सॉरी मैं गलत भी हूँ। क्या लगता है? नहीं, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, हालांकि वो करती है। अब दिल्ली में एक और चीज की गई थी, स्मोक टावर्स बनाए गए थे। हाँ, ये हमारे यहाँ भी बना हुआ है, करोड़ों के खर्च से बनाए गए थे। जब नोएडा में पहला स्मोक टावर लगा, मैंने स्टोरी की, स्मोक टावर के नीचे तो पोल्यूशन 10-20% कम था। 100 मीटर आगे नोएडा का मेट्रो स्टेशन 16 है, फिल्म सिटी में लगा एक स्मोक टावर, उसके नीचे पोल्यूशन सिग्निफिकेंट कम था। हम 100 मीटर 200 मीटर नहीं होगा, चलिए 1 किलोमीटर होगा रफली, वो रजनीगंधा चौराहे पर है, वहां हम गए, वही पोल्यूशन था। तो अब सवाल ये उठता, 2-3 किलोमीटर के लिए करोड़ों की लागत से स्मोक टावर क्यों बनाओगे? आप उसकी जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाओगे? आप वर्टिकल ग्रोथ को क्यों नहीं रोकोगे? आप कंस्ट्रक्शन को टाइमली क्यों नहीं बैन करोगे? ये सारी चीजें अगर थोड़ा सा टाइम से कर ली जाएं, तो आई वुड स्टिल से कि पिछले सालों की कोशिशों का 10% फर्क जो है 2024 में दिख रहा है।
पिछले साल इससे भी बुरे हालात थे। नंबर ऑफ पोल्यूटिंग डेज जिसमें 400 के ऊपर AQI हो, वो लास्ट ईयर ज्यादा थे। अभी हम कह नहीं सकते, दिसंबर जनवरी बाकी है उसमें क्या हालात होते हैं, पर सबसे ज्यादा नवंबर में खराब रहता है, हम ये मान लेते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो अगर वो जो तरीके अपनाए गए हैं ना, थोड़ा सा पहले हों, थोड़ा सा ज्यादा सीरियसनेस के साथ हों, और थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम कर लिया जाए, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पूजा, अभी आपने बात बात में जब वो बताया था कि गवर्नमेंट ने हमारी प्लान बनाया था नेशनल क्लीन एयर समथिंग, वो कब तक के लिए बनाया कि वो कब तक साफ सफाई कर देगा? देखिए, 2013 में चाइना ने बनाया था नेशनल क्लीन एयर प्लान। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाया, भारत सरकार ने, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उसमें देश के 131 शहर लिए गए जो 24 अलग अलग राज्यों से थे, जहां पर ज़्यादा पोल्यूशन था। वहां के लिए कुछ कड़े नियम कानून लाए गए, जिसमें यह था कि वहां से फैक्ट्रीज को बाहर किया जाएगा, वहां पर जो गाड़ियां हैं वो BS6 मानकों की ही चलेंगी, वहां पर कंस्ट्रक्शन पर नज़र रखी जाएगी, वहां पर और जो पोल्यूशन करने वाले मेजर्स होंगे बेस्ड ऑन अलग अलग शहर, जैसे कानपुर में इंडस्ट्री एक बड़ा रीज़न है, दिल्ली में गाड़ियाँ एक बड़ा रीज़न है, तो उन पर नजर रख के उनको कम किया जाएगा। टारगेट ये था कि 2024 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 2019, हम 30% अपना जो पोल्यूशन है उसको घटा दें। अभी जुलाई में सरकार ने एक डेटा जारी किया कि उस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की वजह से 10% का रिडक्शन हुआ है। ये सरकार का आधिकारिक डेटा है, जो उन्होंने खुद PIB की वेबसाइट पर जारी करके जुलाई में जनता को बताया। ये डेटा कहाँ दिख जाएगा? PIB की वेबसाइट पर जब आप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम डालेंगे तो आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक रिलीज मिलेगी जिसमें ये डेटा मौजूद है। लेकिन हम डे टू डे पोल्यूशन कैसे देख रहे हैं? हम तो AQI देख रहे हैं। वो AQI नंबर ऑफ डेज जरूर कम है, लेकिन जो लेवल है 700, 800, 1000 वो टच करता है। हम सिर्फ इतनी राहत की सांस ले सकते हैं कि अच्छा 1000 वाले दिन कम हो गए, लेकिन 400 जो है, हेल्थ केयर के हिसाब से आप 150 पार करते ही पुअर, वेरी पुअर, सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। 300 के ऊपर तो ये उस सरकार की अपनी वेबसाइट कहती है हजारडस, यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट। लेकिन इज इट पॉसिबल? तो जो मेजर्स है ना, वो सारे आम लोगों पे छोड़ दिए गए हैं। आप स्कूल बंद कर दो, बच्चों को स्कूल मत भेजो। अब अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग है और बच्चा घर में ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, हु इज गोइंग टू सुपरवाइज द किड? नोबडी नोज। लेकिन सरकार ने कह दिया, आप, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि स्कूल बंद करो, ठीक है। फिर ये कर दिया 50% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम करो। वो कितना प्रैक्टिकली वायबल है फॉर एनी कॉर्पोरेट्स, वी डोंट नो, पर हमें कह दिया गया कि ये बंद कर दो। फिर कहा कंस्ट्रक्शन बैन कर दो। रियल एस्टेट सेक्टर की ऑल सेड एंड डन लग जाती है जब सर्दियों में कंस्ट्रक्शन बैन होती है। उनको मंथली लॉस होता है, अल्टीमेटली वो कोई ना कोई कंज्यूमर पे करेगा, तो वो फिर आम जनता करेगी। उसके बाद हो सकता है अभी ऑड इवन लगा दें, तो ऑड इवन लगाएंगे तो फिर कौन परेशान होगा? जनता। गाड़ियाँ कम नहीं होती हैं। पिछली बार का एक्सपीरियंस ये बताता है कि लोग फिर ये देखते हैं कि किसी की 3 नंबर की गाड़ी, किसी की 4 नंबर की गाड़ी, आज हम ये वाली निकालेंगे, कल उसके साथ चले जाएंगे। थोड़ा बहुत 10-20% का फर्क होता है। अगेन एन इम्प्रैक्टिकल मेजर, वो भी जनता को करना है। तो जो सरकार को करना है वो कितने सालों में जाके रिजल्ट देगा, कब हम सांस ले पाएंगे, इसके कुछ हमें अभी पता नहीं है। अभी तो हम 400 और 500 AQI देख के सोचते हैं अच्छा 1000 नहीं गया अभी। ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 300 का मतलब खराब, 400 और बुरा, 500 हैजार्डस। अगर हम इसकी बुराइयों की बात करें तो मान लीजिए 300 है, जो हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहे थे, मतलब 300 AQI का मतलब अगर मैं घर से बाहर निकला तो उसका क्या कंपैरिजन होता है कि मैंने कितनी सिगरेट पी ली? आपने मेरे को एक चीज़ बताई थी। तो AQI का जो सीधा फॉर्मूला सरकार निकालती है। सरकार की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो IITM पुणे का एक ऐप है सफर एयर। जो लोग AQI देखना चाहते हैं वो उसे डाउनलोड करें, बड़ा इजी ऐप है। वो 8-10 महानगरों का AQI और उनके कुछ इलाकों का भी AQI दिखाता है। उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि PM10 इज इक्विवेलेंट टू एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि AQI जो है और PM10 का जो लेवल है वो सेम होगा। जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें PM10 भी आता है, उसमें PM2.5 भी आता है, उसमें सल्फर भी आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, नाइट्रोजन, जो भी गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, जो भी गैसें एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कर रही हैं वो सब मिला के एयर पोल्यूशन काउंट किया जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ AQI की बात करते हैं क्योंकि जनता को AQI समझ आ गया है कि हाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि AQI 300 है, इसका मतलब हवा में PM10 के जो कण है, 10 इज बड़ा कण, वो
300 के ऊपर है। अब हेल्थ केयर में उसका मतलब क्या है जो आपने पूछा, उसका मतलब ये है कि आप 1 घंटा बाहर रहे, आपने 11 सिगरेट पी ली, अगर AQI 350-400 है, 11 सिगरेट? 11 सिगरेट पी। बाप रे बाप। और अब फिर ये इस पे भी डिपेंड करेगा आप जिस एरिया में हैं वहां पर एनवायरनमेंट कैसा है, पेड़ कितने हैं। जैसे दिल्ली में हम अक्सर नापा करते हैं अर्बन हीट इंडेक्स, जिस इलाके में पेड़ कम होते हैं और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, बहुत कॉन्क्रीटाइजेशन होता है, वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में बाकी जगहों के मुकाबले 2 से 5 डिग्री ज़्यादा होता है, विच इज़ अ बिग नंबर। ऐसे ही पोल्यूशन भी है। अगर हम इस वक्त सेंट्रल मार्केट में घूमे जहाँ बहुत गाड़ियाँ होंगी, तो लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का AQI पूसा के ग्रीन एरिया के AQI के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो। जिस एरिया में तालाब है, वाटर बॉडीज हैं, पेड़ ज्यादा हैं, वहाँ का AQI कम। तो मतलब 300 AQI है और आप 1 घंटे में बाहर निकल गए तो आप 11 सिगरेट पी गए, और अगर यही AQI 400 है तो डबल हो गया। 400 को डबल तो नहीं मानेंगे हम, 350 से 400 में मानते हैं कि 11 सिगरेट के बराबर उसको डॉक्टर्स मानते हैं कि आपने 10 से 11 सिगरेट पी। और आप 2 घंटे निकल गए तो 22-23 सिगरेट पी गए। हाँ, अब अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी हाईवे पे जाम है, आप गाड़ी से निकल के खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम है, आसपास ट्रकों का धुआं है, तो पता नहीं आप कितनी सिगरेट पी गए। तो यार मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अभी थोड़ा कम बाहर निकलो, क्योंकि मार्केट तो फुल है बिल्कुल। और लोग तो सुबह के आए हुए शाम को 6-6 बजे वापस जा रहे हैं। इनफैक्ट दोपहर के टाइम ऐसा माना जाता है कि एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, क्योंकि धूप निकल जाती है, थोड़ी सी हवा फैल भी जाती है। सुबह के मुकाबले में सुबह ओस ज़्यादा होती है, हवा ट्रैप्ड रहती है। ऐसे ही शाम को ठंड ज़्यादा होती है, फिर हवा ट्रैप्ड रहती है। तो दोपहर का मौसम सही है कंपैरेटिवली बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आपका ऐप AQI 300 के ऊपर दिखा रहा है, तो आप ये जानते समझते हुए बाहर निकल रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ के साथ एक खतरा मोल ले रहे हैं। अगर आप लंग्स के पेशेंट हैं, आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको अस्थमा है, तो आपको अभी डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे बाहर मत निकलिए या फिर मास्क लगाइए। तो पूजा थोड़ा सा अब बात करता हूँ मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसका दुर्भाग्य है कि जहाँ पे कोई इस टाइप की ट्रेजेडी होती है या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है जिसको हम एज ए ह्यूमंस झेलते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं और या बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो उस प्रॉब्लम से भी ना पैसा कमाने का एकदम सही बात। निकाल लेते हैं। सो इस 1 महीने 2 महीने के अंतराल में जो ये हमारा स्मोगी टेम्प चल रहा होता है, इसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बिकना शुरू हो जाती है, होती है एयर प्यूरीफायर, जिसके बारे में मैंने आज तक बहुत कम बात सुनी है चैनल्स पे, हर जगह कोई इसके बारे में बताता नहीं है। एक बताना मुझे, ये एयर प्यूरीफायर खरीदना और घरों में रखना, इज इट रियली गुड? इसके बारे में ना एक्सपर्ट्स की राय बहुत डिवाइडेड है। मोटे तौर पे ये बात सच है कि अगर हम एक बंद कमरे में बैठे हैं, जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, इसमें अगर एक एयर प्यूरीफायर रखा है, तो वो इस कमरे की हवा को तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर करेगा। हम कह सकते हैं चलिए 50 to 60% बेहतर कर देगा। और जैसे हम कहते हैं कि अगर आप N95 मास्क लगाएंगे, तो N95 नाम ही ये बता रहा है कि वो 95% पार्टिकल्स को रोकने में सक्षम है। ऐसे ही एयर प्यूरीफायर अलग अलग दावा करते हैं कि हम इतने % पोल्यूशन डिक्रीज कर देंगे, हम इतने % कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम 24 घंटे एक बंद कमरे में रहेंगे, और क्या हम बाहर जाएंगे तो हम एयर प्यूरीफायर को ऐसे ले लेके घूमेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम नहीं करेंगे ऐसा। तो आप बाहर निकलेंगे, आपको फिर वही एक्सपोजर होगा। बल्कि मुझे तो ये भी लगता है अगर आप बहुत टाइम तक एक बंद कमरे में हैं, आपने अपने आप को बहुत इम्यून करके रखा है और आप बाहर निकले, हो सकता है आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी छुट्टी पे होगी, आप लगातार एयर प्यूरीफायर के संपर्क में भी। तो ये तो आपने बताया, ये इन लोगों का कहना है कि ये हो सकता है ऐसा होता हो। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बेकार चीज़ है, वो क्या है? तो बात वही है कि अगर आप, सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप 24 घंटे उस एक कमरे में जिसमें एक एयर प्यूरीफायर लगा है, वो एक लिमिटेड एरिया की हवा को प्यूरीफाई करता होगा, पर क्या ये पॉसिबल है कि आप 24 घंटे उसी कमरे में रहेंगे? नहीं, करता होगा का मतलब ये तो कंपनीज कहती है ना कि ये करता है। डॉक्टर्स भी ये मानते हैं तो करता है, लेकिन फिर डॉक्टर ये राइडर लगाते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर अब बात बराबर। इनफैक्ट गाड़ियों में अब एयर प्यूरीफायर इनबिल्ट आता है। हाँ जी। तो वो बताते हैं कि आपके अंदर का AQI क्या है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा मज़ेदार कैच है। अगर आपके AC का फिल्टर साफ नहीं हुआ है या साल भर के अंदर आपने उसे बदला नहीं है, तो वो AC जो हवा गाड़ी में सर्कुलेट करेगा, AQI उसी पर डिपेंडेंट है। करेक्ट। अब अगर आपके AC का फिल्टर ही ठीक नहीं है, कभी कभी कुछ लोगों की गाड़ियों में लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जब गाड़ी का जैसे ही AC चालू है, एक फाउल स्मेल आती है। करेक्ट, आती है शुरू में। हाँ। और फिर थोड़ी देर में लगता है अच्छा अब ठीक हो गया। मौसम, हाँ। वो फिल्टर खराब है।
तो वो अगर आपने उस एसी के फिल्टर को साफ नहीं किया या फिर उसे टाइमली चेंज नहीं किया, तो अब जो इनबिल्ट एयर प्योरीफायर है ना, वो भी वही हवा देगा आपको, फिर आप वही ले लेंगे। कमरे के अंदर के एयर प्योरीफायर को डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए, जो लोग बहुत बुजुर्ग हैं और उनको सीवियर सांस की प्रॉब्लम है कि उनको विंटर्स में ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है, उनके लिए। इनफैक्ट ऐसे लोग जो बीमार रहते हैं उनको तो डॉक्टर्स ये तक सलाह देते हैं कि अगर आपके घर में कोई फर वाले पेट्स हैं तो उनको इस सीजन में हटा दीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर डॉग्स हैं, कैट्स हैं ऐसी जिनके फर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, कबूतर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कबूतरों की वजह से जो उनकी जो पॉटी जो निकलती है बालकनीज में, वो कई लोगों को लंग्स का पेशेंट बना चुकी है। तो सिर्फ एयर प्यूरीफायर उन लोगों को ज़रूर राहत देगा जिनको किसी वजह से, हेल्थ रीजन से घर से बाहर निकलना एडवाइजेबल नहीं है। बट मेरे आपके जैसे नॉर्मल इंसान को, जिसको घर से बाहर, स्कूल के बच्चों को स्कूल जाना ही है, उनको कोई खास फायदा देगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि चलो कमरे की हवा साफ करेगा, पर उसके आगे बहुत ज्यादा मतलब शेडी चीजें। सारे लोग डर रहे होंगे कि हम जाएं कहाँ और करें क्या। कहाँ जाए यार, सीरियसली कहाँ जाए, क्वेश्चन तो ये है। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, मुझे एक चीज आप बता दो, जो आपने बताया कि सरकार ने जो ये हमारी नेचुरल क्लीनिंग जो स्कीम बनाई, वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो रिपोर्टिंग किसको है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट? सेंटर का प्रोग्राम है, वो 131 शहर की मॉनिटरिंग कर रहा है और उनका ये कहना है कि 131 में से 2024 आते आते 94 शहरों में हमें 10% रिजल्ट मिल गए। उनका टारगेट था 30% का, अभी वो 10% कह रहे हैं। उसके लिए, इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए 19,000 करोड़ का बजट है, जो इन 131 शहरों को टाइम टू टाइम दिया जाएगा या दिया जाता है कि जब आपको कोई काम करना है पोल्यूशन कम करने के लिए, उसको आपको जो फंड चाहिए उसके लिए अलग से 19,000 करोड़ रखे हैं। लेकिन उस प्रोग्राम को ये कहकर अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है कि उस प्रोग्राम का सारा फोकस डस्ट मिटिगेशन पे है, यानी वो धूल को इधर उधर और गायब करने में काम कर रही है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जो गाड़ियों की संख्या कम करने पे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करने पे, इन सब पे काम उतना नहीं कर रही है। उनका जो ज्यादा पैसा जा रहा है वो डस्ट हटाने में जा रहा है। उसके लिए एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक और। ठीक है, ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ना, वो उसी प्लान के तहत आई होंगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो डस्ट हटा रही है। हो सकता है एक और 10-15 हज़ार करोड़ की स्कीम बने, फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बने जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेगी, और लोग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट्स अ विशियस साइकिल। सो पूजा, ये तो जो भी हमने बातें करी, क्या गवर्नमेंट का रोल है, क्या गवर्नमेंट ने किया, क्या नहीं किया, अब आते हैं एक्चुअल चीज़ पे जो हो ही रही है। पोल्यूशन तो है ही, घर से बाहर निकलना हम ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता, ना ही हमारे बच्चे रोकने वाले। बड़े बुजुर्गों को हम थोड़ा सा कंट्रोल करके रोक लेते हैं, पर वो भी क्या करें, जाना सैर तो करना जाना पड़ेगा। सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, बीपी, शुगर, 10 तरीके की बीमारियां हैं। एक ही मास्क है, ठीक है। एक तो मुझे ये बताओ, ये जो मास्क इजीली अवेलेबल है, 10 रुपये या 15 रुपये या 5 रुपये का मिलता है, ये काम करता है? हाँ, ये काम करता है टू सम एक्सटेंट। इसके लिए हम ये कह सकते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मतलब मैं घर से निकलूं तो ये पहन के निकलूं ड्यूरिंग दीज टाइम्स, तो आई विल बी सेफर विदाउट। मास्क की कहानी ये है, आपने कोविड के टाइम में देखा होगा बहुत तरह के मास्क आए। एक वो कपड़े वाले मास्क जो दर्जी भी बना रहे थे और बंट रहे थे दुनिया जहान में। एक ये वाला मास्क जो सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, जिसे हम डिस्पोजेबल मास्क या सर्जिकल मास्क कहते हैं। एक आया N95, फिर आया एक N99। हाँ, जिसमें कुछ आगे लगा हुआ था, वो बड़ा फैंसी सा मास्क होता है और उसको बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। तो जहाँ मार्केटिंग आती है वहाँ एयर प्यूरीफायर के साथ मास्क भी आता है। N99 मास्क को लेकर ये दावा किया जाता है कि वो बहुत हद तक 99% तक पार्टिकल्स को रोकता है। N99 मास्क के साथ एक प्रॉब्लम है, आप उसको बहुत देर तक लगाएंगे तो बहुत लोगों का दम घुटता है। इसमें हवा जाने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। आइडियली तो हवा जानी नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना लंबा अगर चल रहे हैं, पूरा दिन लगाना है, तो लोगों को दिक्कत होती है। कपड़े वाला मास्क भी मैं कहूँगी कुछ हद तक काम कर रहा है, क्योंकि अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ अभी आप ऐसे खुले एक्सपोजर में जा रहे हैं और आपने एक मास्क लगाया हुआ है। ये मास्क बहुत अच्छे माने जाते हैं, डॉक्टर्स भी, नर्सिस भी इसे हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं इन्फेक्शन रोकने के लिए एज अ बैरियर। इस मास्क के साथ लोग एक गलती करते हैं। आपके हाथ में ये मास्क है, आप देखेंगे इसमें एक तरफ ना आपको एक टाइट सी पाइप लगेगी, फील होगी, और एक तरफ नहीं होगी। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता। ये हमें भी NCDC जो है सरकार का, नेशनल कम्युनिकेशन
डिजीज का सेंटर, जो देश का सबसे बड़ा सेंटर है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग में बताया था कि आप क्या गलती करते हैं। ये मास्क जब लगाना है तो जो ये पाइप आपको एक हार्ड सी फील हो रही है, एक तरफ नहीं है, एक तरफ कुछ नहीं है, एक तरफ ये पाइप है, इसको जब आप लगाएंगे तो ये यहाँ पर आपको ऐसे फिक्स करनी है, अच्छा, ऐसे इसको दबा देना है। इसको दबा देना है तो ये फिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है, ये आपने लगाया, फिर इधर से लगाया और अब इसको ना टाइट कर देना। ओ, बहुत लोग ना या तो इसे उल्टा लगा लेते हैं, मैं तो ऐसे ही पहन के चला जाता हूँ, कभी ऐसे पहन लेता हूँ, मैंने तो कभी ये चीज देखी ही नहीं। तो बहुत लोग या तो इसे उल्टा लगा लेते हैं या थोड़ी देर बाद ऐसे कर लेते हैं। मैं एक बार व्यूअर्स को क्लियर दिखाता हूँ, ये देखो, ये होती है जो कि पूजा जी ने बताया, और ये है खाली वाला। तो हमें इसको बेसिकली ऐसे करके पहले आप इसे फिक्स करेंगे, फिर उसे टाइट करेंगे, फिर उसे टाइट करेंगे। ओ, एक्चुअली अब ये फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया, और ये यहाँ से भी हाँ, अब इसने प्रोटेक्शन दिया पूरा, और अब मेरा चश्मा भी इसके ऊपर आ गया, नहीं तो वो फिक्स फॉग से समझ। जमती तो रहे। अब ये ऐसे हो जाएगा। अब आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। लोग ये नहीं देखते कि ये पाइप क्यों बनी हुई है, क्यों बनी? इसका कोई रीजन है। कुछ लोग उल्टा लगा लेंगे, कुछ तो कैसे भी लगा लेंगे, और कुछ थोड़ी देर में ऐसे हो जाएंगे कि सांस आनी चाहिए, फिर ये आपकी चिन को रोक रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। चलो, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई। कुछ नहीं लगा सकते तो इसे लगाइए। 4-6 घंटे बाहर जा रहे हैं, उतनी देर लगा लीजिए, तो थोड़ा तो सेफ्टी तो रहेगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम? हाँ, इसके अलावा अगर आपके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है और आप सर्दियों में हीटर यूज कर रहे हैं, तो जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है उनको हीटर और ड्राई करता है। तो एक बड़ा देसी नुस्खा हमें किसी डॉक्टर ने बताया था, जो मैं कई लोगों को बता चुकी हूँ, कि आप अपने घर में कोई बड़ा सा पतीला रखें, उसमें पानी रखें, और जिस कमरे में हीटर है उसी कमरे में उसे रख दें। तो वो क्या करेगा, वो जो ड्राई हो रही है हेयर, उसका काउंटर मेजर करेगा, वो एब्जॉर्ब करता है। हाँ, ह्यूमिडिफायर का काम करेगा, और वो कमरे को देसी तरीके से ह्यूमिडिफाई करेगा। आप चाहें तो उसे हीटर के आसपास भी रख सकते हैं, ताकि कहीं भी रख सकते हैं, वो कमरे में एक जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिफायर का काम है वो पूरा करेगा। दूसरा, आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप गुड़ और चने का इस्तेमाल करें। गुड़ जो है वो ब्रोंकियल एयरवे, जो सांस की नली है, उसको क्लीन करने का काम करता है। फूड पाइप के जरिए जाता है, लेकिन गुड़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो मतलब गुड़ और चना खाएं? गुड़ और चना आप खाएं, वो वैसे भी सर्दियों के लिए अच्छा है और वो काम करता है। गुनगुना पानी, बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लगातार अगर आप गुनगुना पानी यूज करें तो वो रेस्पिरेटरी हाइजीन के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ये वो लीस्ट तरीके हैं जिसमें हम हींग लगे ना फटकरी में कुछ अपना नुकसान कम कर सकते हैं। एक डॉक्टर ने मुझे, आपको पता होगा शायद, एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो ग्रीन कलर के छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं। जब आपको जुकाम होता है ना, तो आप उसको डाल दो पानी में और स्टीम लो, तो स्टीम से भी, उससे भी नाक आपकी खुल जाती है। अभी इस टाइम पीरियड पे आपको जुकाम नहीं भी है, पर सिंस आप बाहर गए हो, तो वो कैप्सूल डाल के स्टीम लेना, इज इट एडवाइजेबल? ले करना अगर तो आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जीज हैं, आपको खांसी जुकाम हो गया है, तो ऐसे भी वो दवा के तौर पे प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हो। कुछ लोग कपूर रखते हैं, हाँ, वो भी सिमिलर सा इफेक्ट ही देता है। सॉल्ट लैम्प्स आते हैं, ऐसा माना जाता है कि सॉल्ट लैम्प अगर आपके कमरे में जल रहा है तो वो जो डस्ट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साइंटिफिकली कितना करता है हमें नहीं पता, पर दिल्ली में देयर आर सॉल्ट रूम्स, जहाँ लोग जाते हैं, उनकी सर्विसेज अवेल करते हैं कुछ घंटे उस सॉल्ट रूम में। वो पूरा नमक का बना हुआ कमरा होता है। अच्छा, दिल्ली में अवेलेबल है ये? दिल्ली में भी अवेलेबल है, कुछ साउथ दिल्ली के पॉश लोकेलिटीज में ऐसे सॉल्ट रूम्स बनाए गए हैं। तो उससे क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि सॉल्ट जो है वो भी जो ये पार्टिकुलेट मैटर है इनको एब्जॉर्ब कर तो ट्रैप कर लेता है, तो वो उस एनवायरनमेंट से कम हो जाता है। इंडोर प्लांट्स, ऐसा माने जाते हैं कि कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो पोल्यूशन के लिहाज से फायदेमंद बताए जाते हैं, उनको आप अपने रूम में रख सकते हैं। अगर एयर प्यूरिफायर आप यूज नहीं करना चाहते, ये भी वैसा ही काम करेगी। और मतलब जो बाहर जा रहे हैं वो मास्क पहन के ही जाए, उनके पास और 4-6 घंटे तो पहन लेना भी चाहिए। वो मास्क, ऐसे भी दिल्ली बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत सारे इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है। कहना आसान है, इस्तेमाल करना मुश्किल है, लेकिन 400-500 AQI में तो जरूर पहनना चाहिए। पहनना, पॉल्यूशन नहीं भी है तो भी पहन ही लो, क्योंकि आजकल आइडियली तो पहन ही लो। कोविड ने हमें मास्क और सैनिटाइजर, 2 चीजें ऐसी दी हैं जिन्हें अगर हम वैसे भी लाइफ का हिस्सा बना के रखें तो बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं। तो पूजा, आपने जो ये सब बताया,
आई प्रे कि लोग हमारा ये पॉडकास्ट देखें और कुछ चीज़ें भी अगर वो अप्लाई करें तो मेरे को लगता है कि कुछ लोग तो बेहतर होंगे। और आपने जितनी भी मिथ बस्ट करी रिगार्डिंग पराली, रिगार्डिंग पॉल्यूशन को लेके, मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस एपिसोड को पूरा देखें और जो अभी तक हमारी जो एक धारणा बनी हुई थी ना पोल्यूशन को लेके, उसको क्लियर करें। और गवर्नमेंट, अच्छा एक चीज़ और बताओ पूजा, बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, एज ए सिटीजन, भारत का मैं नागरिक हूँ, टैक्स पे करता हूँ, सब कुछ पे करता हूँ, पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर मुझे कंप्लेंट डालनी है तो मैं कहाँ डालूँ? अब तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन है। अगर कहीं डस्ट आपको दिखती है, कहीं ग्रैब 4 का उल्लंघन दिखता है, हर शहर के अपने अपने नंबर्स हैं। कल ही मैं नोएडा के न्यूज़पेपर में देख रही थी, नोएडा का एक लोकलाइज्ड नंबर भी है। तो अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जहां आप पोल्यूशन की कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को आप कंप्लेन कर सकते हैं। नोएडा में आप नोएडा अथॉरिटी ने ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ऐसे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे नंबर इशू किए गए हैं जहां आप पोल्यूशन से जुड़े हुए उल्लंघन, उनकी फोटोज रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्विटर बहुत एक्टिव है। हालांकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 28 अक्टूबर को एक फोटो डाली थी जिसपे कल एक्शन हुआ है, जो कि एक्स बन चुका है, जो एक्स बन चुका है, राइट। तो एक्स पर जो मैंने फोटो 28 अक्टूबर को डाली थी कि यहाँ ग्रैब 4 का उल्लंघन हो रहा है और गाड़ियां चल रही हैं धूल उड़ाती हुई, उस पे कल नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जवाब आया कि एक्शन ले लिया गया है। मैंने लिखा कि चलो देर आए दुरुस्त है, कुछ तो हुआ है। तो व्यूअर्स, मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, आप अपने एरिया में भी ध्यान रखें। अगर कहीं पे आप देखते हैं कि कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे कोई आग जला रहा है, हम लोग यूजुअली देखते हैं कि कोई टायर जला देता है, पॉल्यूशन वैसे इतना, यार थोड़े दिन रुक जाओ भाई, पॉल्यूशन कम हो जाएगा तब कर देना। बट एज ए सिटीज़न अगर मेरे को कभी कुछ ऐसा होता दिखे तो मुझे वो एक्शन लेना चाहिए। हमारे को गूगल नाम का हथियार हमारे पास है, हमारे को कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर मिलेगी। वीडियोस हम बना के उन डिटेल्स पे और उन वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे पूजा ने बताया, हम ट्विटर पे या एक्स पे जाके भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। सो आई थिंक अगर हम ये स्टेप्स लें तो वी कैन मूव ऑन टू अ क्लीनर फ्यूचर। शायद आने वाले 10-20 साल में मेरे ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, पर हमारे बच्चे अभी भी ज़िंदा हैं जो इस दुनिया को देखना चाहते हैं। और आई थिंक दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमने इतने साल इस दुनिया में निकाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके हमें इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रहे ना करे, पर एज ए सिटीज़न हमें तो अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, और इस साल ऊपर वाला अपना रोल प्ले कर रहा है। हवा अच्छी चल रही है, इसीलिए पोल्यूटिंग डेज कंपैरेटिवली कम है। थोड़ी सी राहत की सांस ये है, थोड़ी सी कोशिशें जैसे आपने कहा हम लोग भी करें तो सुधार आएगा। सो पूजा, आई थिंक एपिसोड को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। आई नो कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए हर कोई इजीली रेडी नहीं होता, पर आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए टाइम दिया। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरी और स्पॉटलाइट टीम की वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।